वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि द मोस्ट डेंजरस हाउस इन नवमांश, यानी कि उससे आपकी एक्चुअल में वो हाउस से आपका एक्चुअल में पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। एंड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है उसी से डेथ भी प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि आपकी मौत, आपकी सफरिंग, आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स और किस तरीके की पीड़ा से आप गुजरोगे, और इवन आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या वो प्रॉस्परस रहेगी भी, ये सारी चीज़ें हैं इस हाउस से देखा जाता है। तो D9 में जो कि ये हाउस है 4th हाउस, जिसको हम 64th नवमांश भी कहते हैं। 64th नवमांश का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी मैरिज करोगे उसकी कितनी वैल्यू है, या फिर वहाँ पे कितना खुशी आपको उस मैरिज में आपको मिलेगी। तो ये देखा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर डेथ को भी वहाँ से देखते हैं। तो ये 8th हाउस का एक तरीके से आप कह सकते हो आपके जो राशि चार्ट का उसका मैनिफेस्टेशन ही होता है, जो हमें D9 में देखने मिलता है। तो देखिए इसका, आप देखिए इसको कैसे समझना है। तो बेसिकली इसका समझना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसका बेसिक से समझना ये है आपको कि ये जो 4th हाउस है आपका D9 में, यहाँ पे आपको देखना है कि कोई मेलिफिक प्लैनेट है कि नहीं। मेलिफिक प्लैनेट जैसे राहु, केतु, आपका सैटर्न, मार्स, और आप कह लीजिए आपका सन भी आप कह लीजिए, क्योंकि वो आधा मेलिफिक आधा बेनिफिक बोलते हैं। एंड आप इसको यहाँ पे मून को भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि मून भी यहाँ पे काफ़ी टाइम पे मेलिफिक ही एक्ट करता है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और आपको एक चार्ट भी बताऊंगा, चार्ट रीडिंग से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप भी अपने देखिए कुंडली को देख सकते हो। इस तरीके से एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए इससे आप भी देखिए आपके चार्ट में D9 में वहाँ पे कोई प्लैनेट है क्या, मेलिफिक प्लैनेट है क्या। यहाँ पे अगर वीनस और जुपिटर होगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब कि काफ़ी हद तक एक मेलिफिक प्लैनेट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे कहते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। ये मेरे 3 दिन पहले ही मेरे क्लाइंट का चार्ट है। 3 दिन पहले ये कंसल्टेशन आया था। तो ये जो कंसल्टेशन था मैरिज का ही कंसल्टेशन था। अब देखिए आपके सामने चार्ट आ गया होगा। ये एक लेडी का चार्ट है जिनकी एज 34 की है और 1988 बॉर्न है। ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा, आप चार्ट देखिए। चार्ट में आपको क्या देखने मिल रहा है कि एसेंडेंट जो है स्कॉर्पियन एसेंडेंट है, मंगल वहीं बैठा हुआ है। तो एक मैरिड लाइफ कैसी रहेगी यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा, आपको भी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। मंगल देखिए एसेंडेंट में बैठा हुआ है, मून आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर और राहु ये 5th हाउस में बैठा हुआ है पाइसेस साइन में। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि 7th हाउस में मून अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। अब मून तो यहाँ पे एक्सॉल्टेशन में दिख रहा है, बट देखिए मून एक्सॉल्टेड हो, डिप्लीटेड हो, मून कैसा भी हो, मून अगर किसी प्लैनेट के साथ, अगर मेलिफिक प्लैनेट के साथ भी रहता है तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एक एक्सॉल्टेड अकेला मून से भी। बिकॉज माइंड को हमेशा एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, भले ही वो मेलिफिक प्लैनेट के साथ हो। अब मेलिफिक प्लैनेट के साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत काम करेगा। मेलिफिक प्लैनेट कैसा है आपके चार्ट में वो डिसाइड करेगा कि मून कैसे परफॉर्म करेगा। तो मून को हमेशा माइंड, हमारे जो हम कहते हैं ना, हमारा जो मन है उसको एक सपोर्ट चाहिए एक डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जब भी मून अकेला भी रहेगा ना किसी चार्ट में, किसी भी हाउस में, तो वो एकदम से वो कंफ्यूज रहता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप देखो कि 2nd हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, राहु और जुपिटर जो कि इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब जुपिटर, सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हो, अब वुमन है तो जुपिटर को देखना जरूरी है क्योंकि वो हस्बैंड को डिनोट करता है। बट 5th हाउस में आप देखो जुपिटर ओन हाउस में बैठा है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है। गुरु चांडाल योग बना रहा है। और आपको जिसने मेरा वीडियो फॉलो किया, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, उनको पता ही है कि एक ना एक टाइम पे गुरु चांडाल योग बहुत डेंजरसली आपकी लाइफ में एक बहुत बुरी स्थिति लाता है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे ये गुरु चांडाल योग ये
एक तरीके से आप कह सकते हो कि एकदम फुलेस्ट फॉर्म में इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि राहु की महादशा भी चल रही है। तो राहु ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है इनकी कुंडली में, बहुत ज़्यादा। और राहु 5th हाउस में आपको पता है कि मेनी अफेयर्स और ये सारी चीज़ें लाता है। अब इनकी अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में मैरिज की प्रॉब्लम क्या है, कि इनकी 3 शादियां हो चुकी है, यानी मल्टीपल मैरिजेस इनके हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मेरा जो चैनल बंद होने से पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था मल्टीपल मैरिज के ऊपर। उसमें मैंने यही कहा था कि उन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं 1, 2 या 3 शादी के, जब भी आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 2nd से लेके 5th हाउस के बीच में अगर ज़्यादातर रहता है, ठीक है। जैसे इनके कंडीशन में देखिए 7th हाउस का लॉर्ड इनके 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, वीनस। तो ये अगेन एक प्रायोरिटी है, ठीक है। एक तो एसेंडेंट में मार्स है, तो मांगलिक तो ये हो ही जाती है। वीनस भी बैठा हुआ है यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड, तो ये और एक आप देख लेते हो कि यहाँ पे एक मल्टीपल मैरिज का एक लक्षण दिखाई दे रहा है। बट वो आप कंपलसरी अभी तक हुआ नहीं है कि हाँ ये मल्टीपल मैरिज पर्सन करेगा ही। अब आचरण और मॉरल्स एंड वैल्यूज़, वो आपको 5th हाउस देखिए, 5th हाउस में जो कि राहु है और जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। अब देखिए जुपिटर हमारे ना मॉरल वैल्यूज़ होता है, तो जब भी राहु स्ट्रांग हो जाता है कुंडली में, राहु जब भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो जाएगा, या जैसे कि यहाँ पे महादशा चल रहा है और ये जुपिटर के ही हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर की तरह एक्ट करके वो अपने नेगेटिव चीज़ों को शो करने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये लेडी मैरिज में रहते हुए भी इनके अफेयर थे, क्योंकि बात हुआ तो सारा कुछ क्लियर हो गया कि काफ़ी कुछ अफेयर थे। कुंडली में भी वो चीज़ दिखाई देते हैं कि मैरिज से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं थे। जो भी जैसे 3 मैरिज उनके हो चुके हैं, तो उनको हस्बैंड के थ्रू सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से अनबन हो जाती थी। एंड इनका शॉर्ट टेम्पर तो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से क्विक डिसीजन भी ये ले लेती थी। अब मून 7th हाउस में भी देखिए जब भी अकेला रहता है, तो आज तक कि मैंने जितने भी ऐसे सिचुएशन देखे, पर्सन मेल हो या वुमन हो, एक टाइम पे वो एक बार बाहर झांकता ही है। मैरिज में रह के एक बार बाहर झांकता ही है। ज़रूरी नहीं कि वो टोटली वो बाहर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बने या इंटीमेसी शुरू हो गई, बट उनका आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रोमांटिक रिलेशनशिप हो ही जाता है। बट अब वो दूसरे ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। महादशा को देख के मालूम पड़ेगा कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है कि पर्सन एक मैरिज में रह के पूरा ही वहाँ पे गलत चीज़ें कर रहा हो। बट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे राहु की महादशा है, तो पर्सन सीरियसली इजीली चीज़ें कर रहा है। अब देखिए इनके कुंडली में अब अगर आप देखो कि क्यों मल्टीपल मैरिजेस भी हो रहे हैं 34 की एज में। अभी तो इनके जो 3 मैरिजेस हो चुके हैं, अभी इनके चौथे मैरिज की बातें घर पे कर रहे हैं। अब देखिए इनकी मैरिज भी कंटिन्यूस हो रही है, क्योंकि जब भी 7th हाउस में मून रहेगा, पर्सन को वो अट्रैक्ट करेगा ही, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेगा ही आपसे मैरिज करने के लिए। अब जो मेन मुद्दा है, अब 7th हाउस, अब जबकि हमने बात कर लिया, अब D9 में जाते हैं, वहाँ पे तो समझना है ना कि ये सारा क्यों हो रहा है करके। तो जब आप D9 में जाओगे तो आप 64th नवांश देखो, यानी कि 4th हाउस उनका देखो, वहाँ पे क्या चल रहा है। सैटर्न एंड सन बैठा हुआ है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो गया इनके चार्ट में। तो वहाँ पे मैरिज में इनको है ही नहीं वो चीज़, वो है ही नहीं मैरिड सुख उनको। वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2 ग्रेटेस्ट एनिमी के बीच में 4th हाउस में। और देखिए आपको याद होगा एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, अगर आपका एक्वेरियस एसेंडेंट कोई भी डिविजनल चार्ट में है, तो उससे रिलेटेड खुशियाँ आपको नहीं मिलेगी। और आपने अगर ज़बरदस्ती उस खुशी को लेने की कोशिश की, उस चीज़ को हैपन किया, तो भगवान आपसे छीन लेगा। इनका एसेंडेंट देखिए एक्वेरियस है। बट देखिए ये इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए आप कह सकते हो कि ये 100% भी नहीं है ये चीज़ें कि नहीं हर एक्वेरियस एसेंडेंट के चार्ट में अगर रहेगा तो उसके लिए मैरिजेस फुलफिलिंग नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जब आपका 4th हाउस 64th नवमांश खराब है, एकदम से खराब है, और एसेंडेंट आपका एक्वेरियस है, तो मैरिज आपके लिए है ही नहीं, मैरिज आपके लिए बना हुआ ही नहीं है। फिर भी आप कंटिन्यू चीज़ करते जा रहे हो, आप कर रहे हो, आपसे गॉड छीन रहा है, आप कर रहे हो, गॉड आपसे छीन रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो
कि सफरिंग सबसे ज़्यादा जो 64 नवांश की जो ये वीडियो है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको कि सैटर्न एंड सन इनको कभी भी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देगा। बेस्ट होगा अगर ये स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाए या फिर ऐसा कोई फील्ड में चले जाए, जैसे टीचिंग की ओर फील्ड में चले जाए, या काफ़ी चांसेस है अगर ये त्याग देते हैं अपना जो मैरिटल लाइफ, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी सेंट बन जाए। उनसे जब समझाया गया कि आप बहुत अच्छे सेंट बन सकते हो, आप लोगों को सही दिशा दे सकते हो टू बिकॉज ऑफ मतलब कि रिलेशन से रिलेटेड आप बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये सारा पर्सन कर सकता है क्योंकि इनका राहु कभी भी जुपिटर को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे भी आप देखो कि 9th एस्पेक्ट ऑफ राहु जो कि इनका अगेन जुपिटर के ऊपर है, तो इस वजह से पर्सन हमेशा शेड ही रहेगा। जब भी देखिए बेसिकली राहु एंड जुपिटर का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो उस पर्सन पे जो अपोजिट पर्सन है, यानी कि अगर मेरा कोई दोस्त है उसका राहु एंड जुपिटर का कंजंक्शन है या राहु जुपिटर एस्पेक्ट करता है, मैं कभी भी उसका 100% बिलीव नहीं कर पाऊंगा। वो 100% सही हो सकता है, बट कुछ ना कुछ डाउट्स मेरे मन में हमेशा आएंगे उसके कुछ ना कुछ एक्ट की वजह से। तो यही सोचो कि जब रिलेशनशिप में होगा तब आप क्या करोगे, ये मैरिड लाइफ में होगा तब क्या करोगे। तो यहाँ पे एक तो हो जाता है कि देखिए पार्टनर कभी भी इन पे 100% बिलीव नहीं कर पाते, जिस वजह से ये इनके ऊपर वो डिवोशन नहीं ला पाते। और देखिए ये था तो 64 नवमांश के ऊपर ही था वीडियो, बट मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू और भी चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा ये वीडियो, और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना अगर ऐसे वीडियो आपको देखना चाहते हो और आपको इससे कुछ ज्ञान मिला तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।